So, hello everyone. This is your next pillar, pillar number two, and this is the part one. Just a second. Yeah, pillar two, A1. So, this is about fiscal policy. अब आप लोगों को पता होगा फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक फिस्कल पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो बैंक्स वगैरह, सेंट्रल बैंक वगैरह की जो पॉलिसीज हो गई। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बेसिकली लगा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लाइक टैक्स के टर्म्स में, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो टैक्स के टर्म्स में हुई, ट्रांसफर्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो लगती हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, ये सब हमारा आ जाता है फिस्कल पॉलिसी के टर्म्स में। ठीक है, तो फिस्कल इज अ वर्ड विच इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक, मीन्स बास्केट। इसका मतलब बास्केट होता है एंड सिंबलाइज द पब्लिक पर्स। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी इज द सेट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस रिगार्डिंग टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज एंड अदर फाइनेंशियल ऑपरेशंस। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या करता है, सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट को, कंजम्पशन को इकोनॉमी के अंदर क्या कर देता है, इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। कम ज्यादा बढ़ानी है तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी लगाता है, उससे सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में, कंजम्पशन में चेंज आता है। आप लोगों ने आईएसएलएम वगैरह भी पढ़ा होगा, ये टू ये सब चीजें पढ़ी होंगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ये सब चीजें चेंज होती है फिस्कल पॉलिसी के लगने से, तो ये इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, टू अकम्प्लिश सर्टेन नेशनल गोल्स सच एज इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इन सब चीजों के लिए A well planned fiscal policy can help in following arenas। ठीक है, एक प्रॉपर फिस्कल पॉलिसीज होगी, अगर ढंग से इकोनॉमी के अंदर पॉलिसीज लगेगी तो ये सारी चीजों में वो हेल्प करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लाने में हेल्प करेगा थ्रू वेलफेयर स्कीम्स लाइक मनरेगा। इन्फ्लेशन फाइट करने में, इनकम टैक्स अगर हम बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम हो जाएगी और लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन मीट हो जाती है, इन्फ्लेशन फाइट हो सकती है, कम हो सकती है। टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करना हाउस होल्ड सेविंग को, जैसे एलआईसी में, म्यूचुअल फंड में, जिससे कि वो नए नए ठीक है, टैक्स बेनिफिट अगर मिलेंगे और पैसा लगेगा तो इंडस्ट्रीज को नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो फैक्ट्री एक्सपेंशन होगी, जॉब्स बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, तो इससे भी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ठीक है, टू बूस्ट इंक्लूसिव ग्रोथ, हाई टैक्सेस लगाना रिच पे, यूज मनी फॉर हेल्थ, एजुकेशन, विमेन, पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स, तो ये सारी की सारी चीजें करेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। टू बूस्ट रीजनली बैलेंस ग्रोथ, टैक्स बेनिफिट देना उन इंडस्ट्रीज को, सेटअप करना फैक्ट्रीज नॉर्थ ईस्ट एरियाज में, नक्सल एरियाज में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज में और बैकवर्ड एरियाज में, जिससे कि रीजनल बैकवर्ड एरियाज भी ग्रो हुए। ठीक है, बूस्ट हुए। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, टैक्स बेनिफिट देना एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और हायर टैक्सेस लगाना इंपोर्टेड आइटम में, जिससे कि हम इंपोर्ट्स कम कर सके। करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना, ठीक है, एक्सचेंज रेट वॉलिटिलिटी को कंट्रोल करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है एक वेल प्लान फिस्कल पॉलिसी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं बजट। बजट क्या होता है, बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे कितना रेवेन्यूज है, कितना एस्टिमेटेड हम कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा करेंगे, कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है, कितना रेवेन्यू आ सकता है। तो बजट एक प्राइमरी टूल है गवर्नमेंट के लिए टू इम्प्लीमेंट इट्स फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, 3 फंड हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू बजट। आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 के अंदर एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और 267 में है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जैसे कि इनकम टैक्सेस, लोन रेज्ड, लोन्स रिकवर्ड। ठीक है, विड्रॉल नीड पार्लियामेंट परमिशन, अगर पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड में से तो पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, एक्सेप्ट फॉर द चार्ज एक्सपेंडिचर लाइक जज सैलरी, इन सब के लिए नहीं लेना होता, बट वैसे विड्रॉल के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट से कंसोलिडेटेड फंड। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या होता है, इनकमिंग रूपी फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, जो भी पैसा आ रहा है इनकमिंग रूपी फ्रॉम प्रोविडेंट फंड से, स्मॉल सेविंग, पोस्टल डिपॉजिट्स। ठीक है, गवर्नमेंट एक्ट सिमिलर टू अ बैंकर ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम हियर टू देयर, सो पार्लियामेंट परमिशन नॉट नेसेसरी। जैसे गवर्नमेंट एकदम बैंक की तरह करता है, पैसा इधर से इधर ट्रांसफर करे जा रहा है इसमें, तो पार्लियामेंट की परमिशन की इसमें नीड नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक अकाउंट है। पब्लिक को जो हम लोग प्रोविडेंट फंड वगैरह, स्मॉल सेविंग, पोस्टल डिपॉजिट्स वगैरह होता है, वो सब इसके अंदर आता है। आर्टिकल 267 कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो अनफोर्सीन अनसर्कमस्टांसेस, जो हमें नहीं पता होते, एकदम से जो हो जाते हैं, तो अनफोर्सीन इवेंट्स हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी आईएएस इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्लियामेंट अप्रूवल सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड आफ्टर एक्सपेंडिचर, खर्चा करने के बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। मनी कहाँ से आता है इसमें, बनी भरते कैसे कंटीजेंसी फंड के अंदर, सीएफआई। ठीक है, सीएफआई मतलब आपका हो गया ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा इसमें रिफिल किया जाता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है आफ्टर द एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएमएनआरएफ बाय नेहरू 1948, और एक हम देखेंगे पीएम केयर्स फंड बाय मोदी 2020। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड बोलते हैं इसको, जो नेहरू 1948 में आया, और ये है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, ओरिजिनली फॉर हेल्पिंग पाकिस्तान रिफ्यूजीज वगैरह को हेल्प करने के लिए था ये, बट अब आजकल ये किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक्स,
एक्सीडेंट, हार्ट, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर, एसिड अटैक एंड राइट्स वगैरह के लिए। और ये किस चीज में डील करता है? फॉर डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन, जैसे कि कोविड पैंडेमिक। ये सेटअप नहीं करी है पार्लियामेंट में, कोई सपोर्ट नहीं मिलता इसमें, बजट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता इस चीज के लिए। ओनली रन्स फ्रॉम डोनेशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन डोनेशन। ठीक है, तो ये कैसे चलता है? कोई भी फॉरेन डोनेशन आ रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है डोनेशन वगैरह के थ्रू, नॉर्मल वहां से ये फंड चलता है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। और ये भी सेम। डोनर्स गेट इनकम टैक्स एग्जाम्पशन। डोनर्स को इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन मिलता है। अगर कंपनी रुपी डोनेट कर रही है तो वो काउंट किसमें किया जाता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों चीजें सेम है। प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस ऑपरेट करता है दोनों को। कौन दोनों को? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को और प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को। पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ही इज असिस्टेड बाय ऑफिसर्स। यहाँ पे भी पीएम इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज कौन है? मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स। 3 नॉमिनेटेड ट्रस्टीज है, एक्सपर्ट्स फ्रॉम हेल्थ, साइंस, सोशल वर्क, लॉ एंड एटसेट्रा। और ये पीएम सेलेक्ट करते हैं 3 नॉमिनेटेड ट्रस्टीज को। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 क्या कहता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर क्या होता है? एक एनुअल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर क्या होता है? रिसिप्ट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं लास्ट ईयर के और नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोजेक्शंस होते हैं, एस्टिमेट्स होते हैं। द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेटा मस्ट बी शोन सेपरेटली फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर डेटा। एग्जांपल कैपिटल। रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर से अलग दिखाना होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता है क्या होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपने लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये दोनों तरीके के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, इन दोनों को अलग दिखाना होता है उसमें। तो आर्टिकल 112 क्या कहता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जिसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर हो, लास्ट ईयर के और इस साल के प्रोजेक्शन, नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्शंस, दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा, रेवेन्यू को और बाकी जो भी अदर एक्सपेंडिचर डेटा होते हैं लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर। आर्टिकल 114। आर्टिकल 114 क्या कहता है? अप्रोप्रिएशन बिल है, ऑब्टेन्स पार्लियामेंट परमिशन टू स्पेंड मनी फ्रॉम सीएफआई। पैसा स्पेंड करने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल चाहिए होता है, पार्लियामेंट की परमिशन जो ली जाती है उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल बनता है। अप्रोप्रिएशन बिल एक बिल होता है जिसमें हमें ऑब्टेन करना होता है पार्लियामेंट की परमिशन कि हम पैसा स्पेंड कर सकते हैं फ्रॉम दी सीएफआई, जो कि आर्टिकल 266 में है। ये दो तरीके के खर्चे के लिए यूज किया जाता है। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जैसे कि जज की सैलरी, दे कैन बी डिस्कस बट दे आर नॉन वोटेबल एंड ऑटोमेटिकली। ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो हम सीएफएल के लिए करते हैं, एग्जाम्पल रुपी फॉर अ स्कीम, दे आर डिस्कस्ड एंड वोटेड। सीएफएल यानी कि कंटिजेंसी फंड के लिए जो निकाला जाता है, दे आर डिस्कस्ड एंड वोटेड, ये डिस्कस किया जाता है और वोट किया जाता है। ठीक है, द फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल आर कंसीडर्ड मनी बिल। ये मनी बिल होता है अंडर आर्टिकल 110। ये आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो मनी बिल होते हैं, इसलिए इसके अंदर राज्यसभा अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। बस राज्यसभा डिस्कस कर सकते हैं इसको 14 दिन तक और सजेशन दे सकते हैं लोकसभा को फॉर अमेंडमेंट, बट बाइंडिंग नहीं है लोकसभा के लिए कि वो एक्सेप्ट करे राज्यसभा की सजेशन। ये सब तो आपको पॉलिटी में आपने पढ़ा भी हो। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? इन 1867 ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट स्टार्टेड फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। देखिए 1857 ने ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो आज भी होम होम कंट्री यानी कि इंडिया में यही चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई नहीं किया कोई भी महीना इसके लिए, बट अब अभी हम ब्रिटिश लेगेसी फॉलो कर रहे हैं। 2016-17 में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या सेटअप किया? शंकर आचार्य कमिटी। एक शंकर आचार्य कमिटी सेटअप करी है। वेदर ये कमिटी किस चीज के लिए सेटअप की गई है? वेदर वी शुड चेंज फिस्कल ईयर लाइक जनवरी से दिसंबर या राबी खरीफ क्रॉपिंग सीजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फॉर द बेटर एस्टिमेशन ऑफ टैक्स कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर। तो ये शंकर आचार्य कमेटी किस चीज के लिए बिठाई गई थी कि हम लोगों को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फाइनेंशियल ईयर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या सॉरी गाइस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वोट ऑन अकाउंट। देखिए वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं होता, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि किस दिन बजट आना है, बट हमने अभी देखा कि हम लोग लेगेसी फॉलो कर रहे हैं ब्रिटिश की और हम लोग प्रेजेंट करते थे बजट। तो बजट जो प्रेजेंट किया जाता है उस डे पे प्रेजेंट किया जाता है जिस दिन जब प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट कर दिया, जब प्रेसिडेंट बोल देता है। तो 2017 से पहले तो हमारा जो बजट होता था वो प्रेजेंट होता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रवरी। ठीक है, बट अब क्या होता है आपको पता है, फेब्रवरी स्टार्टिंग में ही बजट पास हो जाता है, इन्फो मतलब इंट्रोड्यूस हो जाता है एक तरीके से। तो इंट्रोड्यूस हो जाता है बट बजट को पूरा पास होने में ना 6 महीने 2-3 महीने लग जाते हैं, मतलब मई मंथ तक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर 6-7 स्टेजेस होती है जिसकी वजह से वो मई तक ही पास हो पाता है। ये स्टेजेस आपने पढ़ी भी होंगी पॉलिटी वगैरह में, अपने नोट्स वगैरह में आप एक बार रेफर भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है। तो ये सारा अब भाई मई मंथ तक बजट पास होगा तो बीच का जो 2 महीना 3 महीना है उसमें गवर्नमेंट अपना खर्चा कैसे करेगी? तो उसके लिए एक
गवर्नमेंट ने एक मोशन निकाला हुआ है जिसको हम बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? इसमें पार्लियामेंट क्या कर रहा है? पार्लियामेंट को अलाउ कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट कि वो स्पेंड कर सकता है कुछ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टिल द नेक्स्ट अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज पास्ड। ठीक है, वो अगले मतलब सीएफआई के फंड में से पैसा यूज कर सकता है। और कितना पैसा यूज कर सकता है? ये 2 महीने के लिए दिया जाता है फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1/6 ऑफ द टोटल बजट एस्टिमेशन। जो भी टोटल बजट एस्टिमेट किया उसका 1/6 तक हम यूज कर सकते हैं टिल द बजट इज पास्ड। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं वोट ऑन अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्या होता है? देखिए, हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता या रिक्वायर भी नहीं करता कि भाई इंटरिम बजट जैसा कुछ हो ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर और एक्सट्रीम सिचुएशन, then it is considered unethical for the government to make some drastic or populist changes in the budget. ठीक है, so our constitution does not define or require interim budget, but ऐसा होता है कि इलेक्शन ईयर में एक्सट्रीम सिचुएशन में इट इज कंसिडर्ड अनएथिकल फॉर गवर्नमेंट टू मेक ड्रास्टिक और पॉपुलिस्ट चेंजेस इन दी बजट। ठीक है, आपको ये बात पता होगी कोई इंटरिम बजट वगैरह से नहीं आता है, बट इलेक्शन के टाइम पे कोई एक्सट्रीम सिचुएशन के टाइम पे बजट एकदम चेंज हो जाता है क्योंकि बहुत सारा एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं बजट में, खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है, तो इट इज कंसिडर्ड अनएथिकल। So while they will present the budget in the regular fashion, that is 3 documents, AFS, financial bill, appropriation bill, and 6 stages of passing, but it should not have grand populist announcement. Such budgets are called interim budgets and were presented in 2004 यशवंत सिन्हा के टाइम पे, 2009 प्रणब मुखर्जी के टाइम पे, 2014 चिदम्बरम एंड 2019 में पीयूष गोयल के टाइम पे। ठीक है, तो इस टाइम पे ये हमारे इंटरिम बजट पास हुए थे। ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट्स एंड 6 स्टेजेस ऑफ पासिंग। आपको पता है रेगुलर बजट हमारा पास होता है, बट इट शुड नॉट हैव ग्रांड पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए। उस बजट को क्या बोलते थे? इंटरिम बजट बोलते थे हैं। नेक्स्ट हमारी आती है बजट 2023 थीम, जो कि आपको पता है फुल पेपरलेस थी। सप्तऋषि 7 प्रायोरिटी दी गई थी फॉर द अमृतकाल। कौन कौन सी 7 प्रायोरिटीज थी? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलिशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, यूजुअली कौन बनाता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन फाइनेंस मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलता नहीं है कि इसको प्रेजेंट करना ही करना है, नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन टू प्रिपेयर और प्रेजेंट इट, बट यूजुअली ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द यूनियन बजट। एक दिन पहले, 2 दिन पहले इसको प्रेजेंट किया जाता है इन द पार्लियामेंट, बट देर इज नो ऑब्लिगेशन टू प्रेजेंट इट और प्रिपेयर इट। अब वाइल बजट इज लेबर्ड आफ्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आपको पता है बजट कैसे लेबल किया जाता है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। जैसे इस साल का बजट जो आया वो आया 2024 से 25 के लिए, राइट? तो इकोनॉमिक सर्वे लेबर किया जाता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे, यानी कि जो सर्वे जैसे जनवरी 2022 का है तो वो इकोनॉमिक सर्वे किस नाम से आएगा? 2021 से 22 के टर्म्स में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 2022-23 फर्स्ट वॉल्यूम। देखिए, रिलीज दोनों तरीके से रिलीज हुआ था, डिजिटल में भी हुआ था, पेपर में भी हुआ था, यानी कि हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी 31 जनवरी 2023 को बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कोई थीम एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं थी उसमें, बट फोकस एरिया वर पोस्ट कोरोना इकोनॉमिक रिकवरी एंड जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, रिकवरी करवानी थी इकोनॉमी को और जीडीपी की ग्रोथ का ही मेन फोकस रखा गया था, बट एज सच कोई थीम नहीं थी बजट में। सीईए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन होते हैं? दे वर्क अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। यूजुअली इनका टेन्योर 3 साल होता है, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, बट नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैचुटरी बॉडी नहीं है। इनका कंट्रोल होता है ओवर आईईएस ऑफिसर्स। इन जनवरी 2022 वी अनंत नागेश्वरम एज इट्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। नागेश्वरम एमबीए फ्रॉम 1 MA IIM अहमदाबाद। उन्होंने एमबीए की थी आईआईएम अहमदाबाद से। ठीक है, सो या जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरम थे एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इन्होंने एमबीए की थी आईआईएम अहमदाबाद से, तो ये हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे 2023 के, जो कि है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डीईए, फिजिकल पॉलिसी, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इंक्लूडिंग द रेलवे कॉम्पोनेंट ऑफ बजट, बजट यूनियन टेरिटरीज के लिए विदाउट लेजिस्लेटर, बजट फॉर स्टेट्स अंडर प्रेसिडेंट रूल, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इन्होंने अनाउंस किया था इंटरेस्ट रेट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स। Also, they maintain a website ppp.india pppindia.government.in to provide information related to public private partnership. ठीक है, कौन? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब ऑर्गेनाइजेशंस जो डीईए के अंदर आते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आर्टिकल 280 के अंडर, फाइनेंस कमीशन, डीईए कोऑपरेट्स विद इट। ठीक है, उसके बाद आता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भी आता है डीईए के अंदर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉट स्टैचुटरी बॉडी। फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होती है। मेंबर कौन कौन होते हैं? इंक्लूड द चीफ ऑफ ऑल फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी, जैसे कि आरबीआई, सेबी, इडाई, पीएफआरडी एंड चीफ ऑफ आईबीबी। इन सबके चीफ्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, मेंबर्स होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी
या सॉरी, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये रजिस्टर्ड होता है अंडर द कंपनीज एक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग करेंसी नोट्स, कॉइन्स, कॉमरेटिव कॉइन्स, चेक्स, पोस्टेज स्टैम्प्स, नॉन जुडिशियल स्टैम्प, पासपोर्ट, वीजा और सारे के सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये जो है ये कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉइन को प्रिंट करना, करेंसीज को प्रिंट करना, चेक्स को, स्टैम्प्स को, नॉन जुडिशियल स्टैम्प, पासपोर्ट, वीजा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। कौन? SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कोई भी इंफ्रा प्रोजेक्ट है उसके लिए ये आता है। ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आएगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट फ्रॉम इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज recruited by UPSC CSE prepares estimate of how much money to be spent from consolidated fund of India। ठीक है, तो CGA जो है फ्रॉम इंडिया सिविल अकाउंट सर्विस, जो कि रिक्रूट कहाँ से किए जाते हैं? यूपीएससी का एग्जाम देके ये प्रिपेयर करते हैं कि कितना स्पेंड करना है मनी फ्रॉम CFI। इट इंप्लीमेंट्स फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, पे कमीशन रिपोर्ट्स एंड पेंशन टू एम्प्लॉइज, ये चीजें भी ये इंप्लीमेंट करते हैं। वेब पोर्टल क्या है? एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, भारत कोष, नॉन टैक्स रिसीट पोर्टल एंड परस। ठीक है, ये सारे के सारे कुछ इसके पोर्टल्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। पहला इसके अंदर आता है स्टैचुरी बॉडी है, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज। तो इसके अंदर पहली बॉडी हम देखेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। दो बॉडीज आती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स विच कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। 2018 मार्च से पहले इट वाज नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। ये जीएसटी इंप्लीमेंट करा इन्होंने जीएसटी फ्रॉम 1 जुलाई 2017 अंडर द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये चीज आपको पहले से पता भी होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम 2018 से पहले इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम बोला जाता था। जीएसटी इंप्लीमेंट की थी इन्होंने 1 जुलाई 2017 से अंडर व्हाट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो इसके अंदर दो बॉडी आई। दूसरी चीज हम देखेंगे अथॉरिटीज फॉर एडवांस रूलिंग फॉर आईटी कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज जीएसटी एंड वेरियस ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट बॉडीज रिलेटेड टू टैक्सेशन। ठीक है, पहला हमने देखा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर स्टैचुरी बॉडी कौन कौन सी है इसके अंदर, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज। दूसरा देखेंगे अटैच्ड सबऑर्डिनेट्स कौन है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर फॉर इन्फोर्सिंग पीएमएलए एंड एफईएमए एक्ट, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं सबऑर्डिनेट्स। कंपनी फैक्ट्रीज कौन सी कवर्ड है? जीएसटी नेटवर्क, जीएसटीएन और गोफ। गोफ इज गवर्नमेंट ओपीएम एंड एलोकोलाइट फैक्ट्रीज। फोर्थ इज स्पेशल फंक्शन, ओपीएम रिलेटेड मैटर्स देखते हैं जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी हैव परमिटेड कल्टीवेशन ऑफ ओपीएम फॉर मेडिकल फार्मा पर्पस। सच ओपीएम इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोरफाइन, पेन रिलीफ फॉर कैंसर पेशेंट्स के लिए होता है, एंड सोल्जर्स इंजर्ड इन वॉर। ये एक मोरफाइन एक है, एक पेन रिलीफ मेडिसिन टाइप है, ये बनाया जाता है ओपीएम के थ्रू, ओपीएम को यूज करके। ठीक है, तो ये चीजें अलाउ कर दी गई थी। कोडाइन विच इज कफ सिरप एंड द थीबेन विच इज यूज इन इंडस्ट्रियल केमिकल्स, तो ये कुछ स्पेशल फंक्शन दिए गए थे। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल सर्विस का, स्कीम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, पीएसबी सुपरविजन एंड रिकैपिटलाइजेशन, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज इंक्लूडिंग देयर रेगुलेटर एक्सेप्ट ईपीएफओ ईएसआईसी। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं? बैंक बोर्ड ब्यूरो, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैचुरी है, सेटअप थ्रू गजेट नोटिफिकेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन एंड फुल टाइम डायरेक्टर है फॉर पीएसबी, एलआईसी एंड अदर पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी है, इसके अंदर है कौन कौन सी? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, ये क्या प्रोवाइड करती है? क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है उन लोन्स के लिए, कौन से लोन्स के लिए? मुद्रा, सर्टेन एमएसएमई लोन्स, स्टैंड अप इंडिया, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड लोन, जो हमने पहले भी अभी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, दूसरा है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, दिस इज NABFID। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तीसरा कौन सा आता है हमारा? पहला हमने देखा क्या ऑर्गेनाइजेशन जो डीएफएस के अंदर आती है वो है बैंक बोर्ड ब्यूरो, दूसरा गवर्नमेंट कंपनी देखा, तीसरा है ई बिक्रे पोर्टल फॉर ऑनलाइन ऑक्शन ऑफ अटैच एसेट्स बाय पब्लिक सेक्टर बैंक इन केस ऑफ लोन डिफॉल्ट। अगर लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो ऑनलाइन ऑक्शन का होता है, इस पोर्टल में होता है ई बिक्रे पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट विच लुक्स आफ्टर द डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। जो भी डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट कंपनीज जो प्राइवेटाइज हो रही हैं, उन सबको देखता है कौन? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। आफ्टर जुलाई 2021 रिफॉर्म्स डीपीई इज शिफ्टेड टू डीपीई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज शिफ्टेड टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि होता क्या है।
डीपीई किस चीज को देखता है? लुक्स आफ्टर द गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल हेल्थ सर्वे, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ठीक है, गवर्नमेंट की हेल्थ एक्सपेंडिचर को, एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी वेल्थ को, फाइनेंशियल हेल्थ को, सर्वे को, इन सब चीजों को देखते हैं। डीपीई गिव्स रत्ना स्टेटस टू सीपीएसई दैट आर मेकिंग गुड प्रॉफिट। ठीक है, डीपीई डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज रत्ना स्टेटस भी देते हैं किनको? उन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ये लोग किसके मतलब क्या चीजें देखते हैं? सीपीएसई एम्प्लॉयर्स ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स एंड अदर पर्सनल मैटर्स भी देखते हैं। बाद में ये रिफॉर्म्स किसको शिफ्ट कर दिया गया? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ गया। पहले ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड वाज द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। दिस लेसर नोन डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीएजी। ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट कौन इसको हेड करता है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट है IAAD विच इज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, वन सिस्टम OIOS बाय CAG। तो ये जो वन इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट वन सिस्टम है, ये मेड बाय CAG फॉर पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सिस्टम आया था। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल। देखिए, प्रोग्रेसिव होता है जब टैक्स प्रोग्रेस ला रहा हो इकोनॉमी के अंदर, यानी कि हाई इनकम वाले ज्यादा पे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू लो इनकम वाले। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। रिग्रेसिव होता है जब गलत हो रहा है, इनकम इकोनॉमी नीचे जा रही है, यानी कि लो इनकम वालों को ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू हाई इनकम, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और प्रोपोर्शनल टैक्स होता है लो हो चाहे मिडिल हो चाहे हाई, सबको एक सेम टैक्स रेट देना पड़ रहा है, मान लीजिए 5%, तो इसको बोल देते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। एडम स्मिथ ने 4 कैनॉन्स दिए टैक्सेशन के कि टैक्सेशन का क्या होना चाहिए। कैनॉन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी होनी चाहिए, टैक्स हमेशा इक्वल प्रोपोर्शनेट होना चाहिए इनकम का। अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए एज कम्पेयर टू पुअर्स। कैनॉन ऑफ सर्टेनिटी होता है कि भाई डेट स्लैब्स कितना परसेंटेज होना चाहिए, वो डेफिनाइट होना चाहिए और पहले से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों को एकदम से बोला जाए आज तुम 20% टैक्स दो, कल 15%, ऐसा नहीं होना चाहिए। रैंडमली कुछ नहीं देना चाहिए। ठीक है, कि भाई गवर्नमेंट ने कहा कि हमें टेम्पल बनाना है, स्टैचू बनाना है, खर्चा करना है, तो हम एकदम से टैक्स बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर्स को, लोगों को, सिटीजन्स को एडवांस में बता देना चाहिए। ठीक है, कैनॉन ऑफ कन्वीनियंस, ऐसा ना हो कि टैक्स पेयर को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा हो, 50-50 पेज के फॉर्म भरने पड़ रहे हो एक टैक्स भरने के लिए। उनके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए, इजी टू फिल होना चाहिए। कैनॉन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अब ऐसा ना हो कि भाई इकोनॉमी के अगर 100 करोड़ गवर्नमेंट क्या करे, 100 करोड़ का टैक्स ले रही है, क्यों ले रही है? क्योंकि 99 करोड़ की उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टू कलेक्ट 100 करोड़ टैक्स, गवर्नमेंट शुडंट बी स्पेंडिंग रुपी 99 करोड़ इन सैलरीज ऑफ टैक्स ऑफिशियल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की कुछ टाइप। डायरेक्ट टैक्स यूनियन गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। इनकम पे जो लगता है वो कौन कौन से होते हैं? कॉर्पोरेशन टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, इनकम टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, कैपिटल गेन टैक्स। इनकम पे जो लगता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो होता है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग ऑफ मैक्सिमम 2500 रुपए पर साल का टैक्स लगता है, प्रोफेशनल टैक्स जो होता है। एसेट्स पे भी लगता है, ट्रांजेक्शन पे भी लगता है, जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। स्टेट के अंदर लैंड रेवेन्यू, स्टैंप रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स इन अर्बन एरियाज। एक्सपेंडिचर के केस में यूनियन गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, बट स्टेट गवर्नमेंट में रोड टैक्स लगता है। पेपर टैक्सेस क्या होते हैं? पेपर टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट कभी भी इसमें से ज्यादा, गवर्नमेंट नेवर अर्न लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड स्टेट ड्यूटी। सो ये टैक्सेस को हम इनफॉर्मली क्या बोलते थे? पेपर टैक्सेस। तो पेपर टैक्स वो टैक्स हो गए जो गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस नहीं अर्न कर, मतलब ज्यादा पैसा नहीं लेता है वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स वगैरह से, तो वो सारा का सारा हम बोलते थे पेपर टैक्स। ठीक है, एनी यूनियन टैक्स, कोई भी यूनियन टैक्स कंप्यूटेड ऑन दी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांजेक्शन, ये कहाँ पे जाता है? CFI के अंदर जाता है, और बाद में ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो जाता है एज पर द फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी यूनियन टैक्स हो, ये किस पे कैसे कंप्यूट किया जाता है? ऑन जो भी टैक्सेबल इनकम है, जो भी प्रॉफिट ट्रांजेक्शन हो रही है, और ये CFI के अंदर जाएगा और बाद में वो यूनियन और स्टेट्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा एज पर द फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला। ठीक है, सरचार्ज क्या होता है? कंप्यूटेड किया जाता है, कंप्यूट कैसे किया जाता है? ऑन टैक्स अमाउंट। सो इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर जो लगता है उसके ऊपर कंप्यूट किया जाता है, तो उसको टैक्स ऑन टैक्स बोल देते हैं। ये जो पैसा है ये कहाँ पे जाएगा? अगेन CFI में जाएगा। सरचार्ज इज नॉट शेयर विद स्टेट्स, तो ये स्टेट्स में शेयर नहीं होता, बट यूनियन टैक्स शेयर होता है स्टेट्स में, पर ये वाला स्टेट्स में शेयर नहीं होता है यूजिंग फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला। यूजुअली सरचार्ज डज नॉट हैव एनी क्लियर ऑब्जेक्टिव इन प्रीफिक्स, सो इट मे बी यूज फॉर एनी पर्पस। अब इसमें लिखा नहीं है कि सरचार्ज किस चीज के लिए यूज होता है, बट इसको हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। एक्सेप्शन इज 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जैसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज यूज किया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए, तो सरचार्ज किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, कोई ऐसा डिफाइन नहीं है। ठीक है, सेस
कंप्यूटेड ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी, ठीक है, कंप्यूट किस पे किया जाता है, टैक्स पे किया जाता है, और अगर सरचार्ज है कोई तो उस पे भी कैलकुलेट किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है, रोड क्लियर ऑब्जेक्टिव मेंशन किया गया है, जैसे कि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सेस कहाँ जाता है, सीएफआई में जाता है, और वहां से सेस कहाँ जाता है, गोज टू पब्लिक अकाउंट। समटाइम देयर में बी सेपरेट फंड इनसाइड द पब्लिक अकाउंट फॉर इट, एग्जांपल सेंट्रल रोड सेफ्टी फंड, प्रारंभिक शिक्षा कोष, ठीक है। तो ये जो पैसा होता है बेसिकली सेस से जो पैसा आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहा है, और वहां से वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा। और कई बार ऐसा होता है पब्लिक अकाउंट में भी एक सेपरेट फंड बना दिया जाता है, जैसे सेंट्रल रोड सेफ्टी फंड, तो उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है। फाइनेंस कमीशन कांट प्रिस्क्राइब फॉर्मूला टू शेयर सेस विद स्टेट, फाइनेंस कमीशन नहीं कुछ फॉर्मूला डिस्क्राइब करता कि स्टेट के साथ कैसे शेयर करना है सेस को। ऑल्दो सम ऑफ द सेस मनी विल इनविजिबली गो टू स्टेट एज अ पार्ट ऑफ स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रीमियम शेयर, बट दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट की मर्जी से ही होगा। बट ठीक है, कई बार ऐसा होता है चला जाता है, बट वो भी डिपेंड करता है यूनियन गवर्नमेंट अलाउ कर रही है नहीं कर रही है। तो जीएसटी कॉम्पनसेशन मैटर इज लिटिल डिफरेंट। नॉट कंपल्सरी दैट एवरी टैक्स मस्ट हैव सेस एंड सरचार्ज ऑन इट, जरूरी नहीं है सारे टैक्स के अंदर सेस और सरचार्ज हो, ठीक है। गवर्नमेंट लिवाई करता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन डायरेक्ट टैक्स सच एज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स को हम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी बोलते हैं। ये कंपनीज में क्या लगता है, कंपनी की प्रॉफिट में लगता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कंपनी के इनकम पे लगता है, कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है, बेसिकली उसको बोलते थे कॉर्पोरेशन टैक्स। आगे अब आता है एमएटी एंड एएमटी। एमएटी मतलब मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, और एएमटी मतलब ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। देखिए दोनों का मतलब सेम ही है, बस पर्सपेक्टिव अलग है। एज इन कि ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट जो कमा रही है और दिखा रही है कि भाई हमारे जीरो टैक्सेबल इनकम है, तो उनको एक टैक्स देना पड़ता है उसके ऊपर, जिसको एमएटी बोल देते हैं कंपनीज की केस में, और कोऑपरेटिव सोसाइटी तो उस केस में एएमटी बोल देते हैं। मतलब सेम है, बस नाम बदल दिए हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट तो कमा रही है बट टैक्सेबल इनकम जीरो दिखा रही है, तो उनको एक टैक्स देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स या ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स ऑन स्टार्टअप, स्टार्टअप पे भी कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है। स्टार्टअप एक वो कंपनी होती है जो 10 साल से पुरानी नहीं होती, 10 साल से कम होती है, 10 साल भी नहीं हुए होते उनको स्टार्ट हुए हुए, एंड दे आर नॉट हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन 100 करोड़, और इनोवेशन के एंड डूइंग इनोवेशन इन गुड्स एंड सर्विसेज। स्टार्टअप कैन क्लेम 100% डिडक्शन टैक्स हॉलीडे मांग सकता है ऑन इट्स प्रॉफिट। 3 साल तक स्टार्टअप मतलब टैक्स नहीं पे करेगी तो भी चलेगा, आउट ऑफ द फर्स्ट 10 years ऑफ रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन टैक्स हॉलीडे इक्वल टू नो नीड टू पे टैक्स, टैक्स हॉलीडे का मतलब कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है 3 साल तक, ठीक है। एंजल टैक्स ऑन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट 2012। एंजल टैक्स एप्लीकेबल व्हेन स्टार्टअप नॉट रजिस्टर्ड विद डीपीआईआईटी एंड गॉट फंडिंग फ्रॉम। एंजल टैक्स एप्लीकेबल कब होता है, जब स्टार्टअप रजिस्टर नहीं हुए थे विद डीपीआईआईटी, और फंडिंग कहाँ से मिलती थी उनको, फ्रॉम लोकल इन्वेस्टर्स। पहले कहाँ से मिलती थी, पहले क्या होता था, लोकल इन्वेस्टर्स को एंजल टैक्स पे करना पड़ता था, बट बजट 2023 में भी यही हुआ कि हाँ उनको पे करना है लोकल इन्वेस्टर्स को एंजल टैक्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स को नहीं पे करना होता था एंजल टैक्स, बट अब बजट 2023 में ये आ गया कि उनको भी पे करना पड़ेगा एंजल टैक्स। डीपीआईआईटी मतलब होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, विच कम्स अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो ये साइड में छोटे छोटे टेबल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, एसईपी। ये क्या होता है, देखिए दिस कंसेप्ट बेसिकली मींस इफ अ फॉरेन कंपनी इज मेकिंग मनी फ्रॉम इंडियंस थ्रू डिजिटल एड स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे नेटफ्लिक्स वीडियो, ठीक है, इन सब से अगर फॉरेन कंपनी पैसा कमा रही है इंडिया में आके, ठीक है, एड्स वगैरह से फ्रॉम ओवरसीज सर्वर, तो कंपनी को एसईपी देना होता है इन इंडिया। देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू टैक्स, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट इसको टैक्स कर सकती है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेसिकली मीन्स इफ अ फॉरेन कंपनी इज मेकिंग मनी फ्रॉम इंडियंस थ्रू डिजिटल एड्स streaming services, example Netflix video from overseas servers, then the company has SEP. उस कंपनी के पास क्या है, SEP है in India, therefore Indian government has the powers to tax it. Clear? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, बजट 2020 में अबॉलिश कर दिया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, बट डिविडेंड टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, दैट इज ही विल पे इनकम टैक्स ऑन इट। शेयर होल्डर को तो पे करना होता है इनकम टैक्स, बट वैसे अबॉलिश कर दिया गया है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बायबैक टैक्स क्या होता है, बायबैक एक स्कीम है बाय विच अ कंपनी रीपर्चेजेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर्स वापस रीपर्चेज कर लेना। वंस टेकन बैक दी शेयर्स आर एक्सटिंग्विश्ड बाय द कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट है कैपिटल गेन टैक्स, when an owner makes profit by selling his capital assets जैसे कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपर्टी ज्वेलरी पेंटिंग व्हीकल्स मशीनरी पेटेंट्स ट्रेडमार्क शेयर्स बॉन्ड्स कोई भी सिक्योरिटी, देन उनको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। कोई भी चीज हम बेच रहे हैं कैपिटल, कोई भी कैपिटल एसेट्स अगर कोई इंसान बेच रहा है और उसको अगर प्रॉफिट होता है तो उसको कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का
क्या देना होता है? कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है? प्रॉफिट को एडजस्ट करना एज पर द चेंजेस इन्फ्लेशन, सो दैट पर्सन को कम पैसा देना पड़े एज अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मान लीजिए भाई टैक्स गेन तो हुआ बट इन्फ्लेशन भी आई है, तो फिर उस हिसाब से एडजस्ट करके उनको क्या देना पड़ता है? अपना कैपिटल गेन में से कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। ठीक है। बिटकॉइन पे आपको पता है 30% टैक्स लगता है, ट्रांसफर में 1% टीडीएस लगता है इन बजट 2020-22 में जो आया था, और अभी भी यही आया है। डायरेक्ट टैक्स मिसलिनियस कॉन्सेप्ट है कुछ डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF। ये एक हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख फैमिली मेंबर्स है जो एक साथ आके पूल कर रहे हैं अपने एसेट्स को और एक HUF बना रहे हैं, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ये इनको अलग से टैक्स किया जाता है फ्रॉम इट्स मेंबर्स और हेल्प करते हैं कि लोग सेविंग करें। हेल्प सेविंग्स टैक्स ड्यू टू सर्टेन प्रोविजन लूप होल्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? मिलके पैसा जमा कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं, और ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है। प्रिजम्पटिव प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है? सैलरीड एम्प्लॉइज कैन इजीली कंप्यूट देयर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम देयर एनुअल सैलरी एंड पे कॉर्पोरेशन टैक्स। यानी कि जो सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं, जो सैलरी बेस्ड एम्प्लॉइज है, वो इजीली कंप्यूट कर सकते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम और उस हिसाब से वो कॉर्पोरेशन टैक्स दे सकते हैं। बट यूजुअली क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांस, कंसल्ट प्रोफेशनल्स जैसे कि लॉयर, डॉक्टर वगैरह जो होते हैं, ये डिफिकल्टी फेस करते हैं बैंक अकाउंट एक अकाउंट बनाने में। ठीक है। क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉइज की तो काट वूट के आती है टैक्सेस वगैरह से, बट ये प्रॉब्लम आती है ये जो खुद के जो फ्रीलांसर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, क्योंकि उनको डिफिकल्टी होती है कि वो एक पूरी अकाउंट बुक बना सके, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। इनकम टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। एक डायरेक्ट टैक्स लिवाई किसने किया? यूनियन गवर्नमेंट ने। एवरी रेजिडेंट हैज टू पे इट ऑन हिज टैक्सेबल इनकम। विद इन दैट इनकम टैक्स लॉयर्स, डॉक्टर, फैशन डिजाइनर, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांस प्रोफेशनल कैलकुलेशन करते हैं इनकम टैक्स और यूजिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो इनकम टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर, इनकम टैक्स देना होता है उस इनकम पे एग्रीकल्चर के अलावा। ये डायरेक्ट टैक्स कौन लगाता है? यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, सब पे लगाती है, हर रेजिडेंट पे लगाती है कि उनको अपने इनकम में से कुछ टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? एक सेपरेट डायरेक्ट टैक्स है, ये भी स्टेट लगाती है ऑन दी प्रोफेशनल्स जो फार्मर्स नहीं होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये मोर देन 2500 पर ईयर पर पर्सन नहीं हो सकता है, तो ये एक तरीके का टैक्स होता है जो स्टेट लगाती है उन प्रोफेशनल्स पे जो फार्मर्स तो नहीं है, और 2500 से ज्यादा पूरे साल का पर पर्सन नहीं होना चाहिए। TDS एंड TCS टू कीप ट्रैक ऑफ इनकम पेमेंट एंड रिड्यूस अपॉर्चुनिटीज ऑफ टैक्स इवेजन। ठीक है, TDS वगैरह काटने से कि टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी की चांसेस कम हो जाए, गवर्नमेंट का लेता है, TDS और TCS लेता है कुछ कुछ पेमेंट्स में। ठीक है, कौन कलेक्ट करता है और किससे कलेक्ट करता है? TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कौन कलेक्ट करता है? बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट बिफोर मेकिंग पेमेंट टू द सेलर। सेलर को पेमेंट करने से पहले बायर इसको क्या करता है? बायर कलेक्ट करता है। एग्जाम्पल, बुक पब्लिशर पेइंग रॉयल्टी टू ऑथर। और हुज पेमेंट किसकी पेमेंट में से? सेलर की फीस में से, जैसे वेडिंग, डीजे, कैटरर वाला, एम्प्लॉय सैलरी, डिपॉजिटर, लेंडर, इंटरेस्ट, शेयर होल्डर, डिविडेंड वगैरह से। ठीक है। TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कौन कलेक्ट करता है? सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे लग्जरी कार शोरूम ओनर, फॉरेन करेंसी सेलर, ये लोग कलेक्ट कर लेते हैं। और किससे कलेक्ट करते हैं? कस्टमर जो ये गुड्स खरीद रहे हैं उनसे ये TCS टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। टॉबिन टैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? रॉबिनहुड टैक्स भी बोल देते हैं। टॉबिन टैक्स क्या होता है? बेसिकली 1970 में एक नोबेल रिसिपेंट अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जेम्स टोबिन, उन्होंने ये बोला कि एक छोटा सा टैक्स, अ स्मॉल टैक्स एवरी टाइम करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी। एक छोटा सा टैक्स लगता है कि जब भी हम करेंसी कन्वर्ट करते हैं एक कंट्री की करेंसी से दूसरी कंट्री की करेंसी में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को रुपी से डॉलर में कन्वर्ट करना है तो मेरे पे एक छोटा सा टैक्स लगता है। तो इस टैक्स से क्या होता है? डिस्करेज होता है शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट और फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री, यानी कि एक जगह से दूसरी कंट्री में पैसे जाने में एक रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है कि इतनी इजीली मूवमेंट नहीं होती जितनी अगर हम बिना टैक्स के हुए। इन इंडिया फॉरेन करेंसी कन्वर्जन सब्जेक्टेड टू GST। इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कराते तो वो GST लगते हैं, विच इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। हाउएवर सम अदर नेशन कलेक्टेड एज डायरेक्ट टैक्स, और कुछ अदर कंट्रीज इसको डायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में लेती है, तो बिन टैक्स लगाती है। ठीक है, कि अगर आप एक कंट्री की एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एक परसेंटेज ऑफ टैक्स आपको देना पड़ता है। इंडिया के अंदर उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ही माना जाता है, GST के अंदर। बट कुछ कंट्रीज है जिसके अंदर इसको डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है STT एंड CTT। STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स किस पे लिवाई किया जाता है? सेल एंड परचेज ऑफ शेयर सिक्योरिटीज पे, बेसिकली ETF यूनिट्स, डेरिवेटिव्स, अदर सिक्योरिटीज एट स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो रेट होता है वो 0.001% से 2% होता है एज पर द नेचर ऑफ सिक्योरिटी। कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्या होता है? नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी पे लगाया जाता है एट कमोडिटी एक्सचेंज रेट विच इज 0.01%। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? कौन लगाता है? यूनियन गवर्नमेंट लगाती है। एप्लीकेबल व्हेन एनी कैपिटल एसेट, मैंने अभी बताया कोई भी कैपिटल एसेट बेच के अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उस पे क्या लगता है? कैपिटल गेन टैक्स लगता है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अभी हमने देखा यूनियन गवर्नमेंट लगाती है। किस पे लगाती है? सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटी, चाहे लॉस हो रहा हो या नहीं हो रहा हो,
पर अगर हम बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस पे तो उस पे लगेगा ही लगेगा। एप्लीकेबल ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर, बॉन्ड एंड अदर सिक्योरिटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर सेलर इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस। सिक्योरिटी अगर हम बेच रहे हैं तो यूनियन गवर्नमेंट ये टैक्स लेती ही लेती है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये भी यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, एप्लीकेबल ऑन द डिविडेंड व्हिच इज पेड बाय अ कंपनी टू अ शेयर होल्डर। बजट 2020 में अबॉलिश कर दिया गया इस टैक्स को। स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, अप्लाइज ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग एंड सर्टेन टाइप ऑफ लीगल एग्रीमेंट। आपको पता होगा स्टैम्प ड्यूटी लगवानी लेनी पड़ती है, रेंट एग्रीमेंट वगैरह होते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी लगवानी होती है। तो ये वो टैक्स होता है जो स्टेट लेती है कोई भी, जैसे शेयर, बॉन्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि बिल्डिंग वगैरह हो गई, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर सेलर इज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस। क्लियर, सब पे लगता ही लगता है। इन 2020 यूनियन गवर्नमेंट ने अमेंड किया इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 सो दैट स्टैम्प ड्यूटी रेट्स ऑन शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज बिकम यूनिफॉर्म। तो 2020 में यूनियन गवर्नमेंट ने अमेंड किए इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 को, जिससे कि स्टैम्प ड्यूटी जो लग रही है शेयर्स, बॉन्ड पे वो यूनिफॉर्म हो जाए हर स्टेट्स में। यूनियन कलेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट को ऑफ डोमिसाइल ऑफ द बायर, जो बायर है जिस स्टेट का है उस स्टेट के गवर्नमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कोरोना क्राइसिस में यूनियन गवर्नमेंट ने इस इम्प्लीमेंटेशन डेट को भी पोस्टपोन कर दिया। तो ये पूरा जो सेक्शन था हमारा टैक्सेस वगैरह का था, जो हमने देखा कि टैक्सेस वगैरह और फिस्कल पॉलिसी वगैरह। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पिलर शुरू करेंगे कल, पिलर 2A2 विच इज बजट, टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी। ठीक है, सो या सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।